Welcome all of you in our बांदीकुई क्लासेज चैनल। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं 1857 की क्रांति, जो भी राजस्थान के संदर्भ में 1857 की जो ये क्रांति है, ये जो टॉपिक है, वास्तविकता में ये टॉपिक कक्षा 9, 10, 11, 12 के अलावा अगर हम देखते हैं तो राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान पुलिस, पीएसआई, बीएसटीसी, प्री बीएड, रीट, पटवार, आरपीएससी, हिस्ट्री विषय, साथ में आरएएस जैसी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पुटअप होते हैं। वैसे आरएएस स्तर पर या आरपीएससी स्तर पर ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारत के समानांतर भी पूछी जाती है, लेकिन हमारा यहाँ मेन उद्देश्य केवल राजस्थान से रिलेटेड है। देखिए, आइए हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए और चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति की। तो पहली बात, 1857 की यदि हम क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति में आपको ये कारण पता होना चाहिए। एक तो राज्य की प्रशासनिक स्थिति उस समय क्या थी, क्रांति के जो कारण थे वो क्या रहे थे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्रांति की जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। इससे पहले अपन चर्चा करें 1857 की क्रांति की। देखिए, यहाँ अंग्रेज़ों ने सन 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी, और राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना की थी वो अजमेर में की थी। इसका प्रथम जो एजीजी था, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था मिस्टर लोकेट। अपन यहाँ भी राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो इसकी एक तरीके से कहते हैं कि वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, 1832 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट था। देखिए, अंग्रेज़ जो थे ये यूरोपीय लोग थे, और आपको पता है इनको गर्मी इतनी अधिक सहन नहीं हो पाती। तो 1845 में इन लोगों ने क्या किया, अजमेर के अलावा एक और मुख्यालय बना दिया, माउंट आबू। 1845 में स्थापित किया था। तो यानी जब ग्रीष्मकालीन समय होता था तो उस समय इनका मुख्यालय माउंट आबू हुआ करता था, और शीतकालीन में अजमेर हुआ करता था। अब अपन बात करते हैं राज्य की प्रशासनिक स्थिति उस समय क्या थी। तो अपन यहाँ देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में हुई, उसके बाद राजस्थान में हुई, तो यहाँ का जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन ये कार्यवाहक था। वास्तविकता में जो एजीजी था वो था, इसी का भाई था हेनरी लॉरेंस, जिसको बाद में अवध भेज दिया गया। 1857 की क्रांति के समय इसको अवध भेज दिया गया। फिर क्या होता है, ये हेनरी पैट्रिक लॉरेंस भी ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था। प्रथम एजीजी की बात करें तो मिस्टर लोकेट थे। देशी रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए थे, जिनको पीए कहा जाता था। यानी ये हम उस समय 1857 की क्रांति के दौरान की ये प्रशासनिक स्थिति है कि पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए पूरे। जैसे अपन वर्तमान के यदि पुलिस सिस्टम से इसकी तुलना करें तो वर्तमान में जो डीजीपी होता है वो सेम रैंक उस समय एजीजी की थी। पॉलिटिकल एजेंट यानी जिले वाइज या प्रांत वाइज, यानी एसपी जिनको अपन प्रेजेंट टाइम कहते हैं, तो उस समय पीए हुआ करते थे। तो पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की पीओ की। साथ में अपन बात करते हैं, उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। अपन उनकी चर्चा करेंगे आगे डीपली, 1 बाई 1 एक एक सैनिक छावनी के बारे में पढ़ेंगे, क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी देखेंगे क्रांति के कारण क्या थे उनमें। एक अजमेर मेरवाड़ा,
ये एक सेंट्रल पार्ट था और इसका जो प्रशासन था वो कर्नल डिक्सन के हाथों में था, यानी कर्नल डिक्सन इसको संचालित कर रहा था। अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्रीय भाग था उसको संचालित करने का काम डिक्सन का था। उस समय हमारे जो, आपको रियासत तो बहुत हैं लेकिन आपको जो मेन रियासत है उनका नाम याद रखना पड़ेगा। जयपुर रियासत, जयपुर रियासत का पीए जो था, पीए और शासक, अपन बात करते हैं पीए था ईडन, जयपुर का ईडन, और शासक था राम सिंह सेकंड। कोटा का बर्टन, शासक था राम सिंह सेकंड याकबिन। जोधपुर जिसको मारवाड़ कहा गया, यहाँ का पीए था मैकमोसन और शासक था तख्त सिंह। मेवाड़, यहाँ का पीए था सावर्स और शासक था स्वरूप सिंह। भरतपुर, यहाँ का पीए था मोरिशन और शासक था जसवंत सिंह। आपको ये याद होना चाहिए, जयपुर का कौन, ईडन। कोटा में, कोट में बटन, ऐसे ही याद कर लो, कोटा में बर्तन। फिर उसके बाद में जोधपुर या मारवाड़ की बात करें तो कौन, मैकमोशन। अपन बात करते हैं मेवाड़ की या उदयपुर की तो कौन, वहाँ का सावर्स। और अपन बात करते हैं भरतपुर की, वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मैकमोशन। आपको नाम, शासकों के नाम भी पता होने चाहिए। जयपुर का उस समय 1857 की क्रांति के समय जयपुर का जो शासक था राम सिंह द्वितीय था, कोटा में भी राम सिंह द्वितीय था, और अपने जोधपुर जो मारवाड़ क्षेत्र है उसमें तख्त सिंह था। इसका एक किलेदार या सेनापति का नाम ध्यान रखना है, ओनार सिंह। ओनार सिंह भी लिखा हुआ मिलता है। इसकी भी अहम भूमिका रहेगी। एक युद्ध होगा बिठोड़ा और चेलावास का, आउवा से रिलेटेड, तो उसमें इनकी भूमिका रहेगी। इसके अलावा भरतपुर में जसवंत सिंह, एक बूंदी है उसमें भी राम सिंह है, लेकिन वो केवल राम सिंह है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अपन देखते हैं राज्य में क्रांति के कारण क्या रहे थे। वैसे तो अपन भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, 1799 का आंग्ल मैसूर युद्ध, 1765 में आपको पता होगा एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, और एक लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसको न्याय व्यवस्था का जनक कहते हैं, उसके द्वारा 3 व्यवस्थाएं अपनाई गई थी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, भूमि बंदोबस्त। ये सारे कारण रहे थे। इसके अलावा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद में हम देखते हैं चार्टर अधिनियम, ये सारे क्रांति के कारण रहे थे भारतीय संदर्भ में। यानी 1793, 1813 में जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको केवल चाय पर अधिकार दिया गया और सारे अधिकार समाप्त कर दी गई। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें आपको पता हो तो बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। साथ में प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। साथ में इसमें एक और काम किया गया था, ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे और भारत में और अन्य कंपनियों को आने के लिए भी प्रोत्साहित कर दिया। यानी पहले ही हमारे भारत देश की स्थिति इन अंग्रेज़ों ने बहुत गलत कर दी थी, आर्थिक रूप से बिल्कुल शोषण कर लिया था, और उसके बावजूद यानी एक ही लुटेरे काफ़ी थे अपने यहाँ, तो फिर भी और बहुत सारे लुटेरे और इकट्ठे होकर अब भारत को और भी ज़्यादा लूटने का प्रयास बनाने लगे। इसके ऊपर एक पंक्ति, काफ़ी अच्छी पंक्ति है जो कि पंक्ति है कि जब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, आज हर साख पर उल्लू बैठा है आबाद गुलिस्ता क्या होगा। यानी मेरा जो कहने का मतलब है वो तात्पर्य किसी पंक्ति विशेष को लाने का तात्पर्य था कि हमारे यहाँ अंग्रेज ही यानी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही इतनी ज़्यादा लूट मार, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण लोगों को किया जा रहा था, उसके बाद में अन्य इतनी कंपनियों को और छूट दे दी थी। उसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक जो सुधार थे, लॉर्ड डलहौजी की फूट डालो राज करो की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारे कारण रहे थे। 1854 का डाक अधिनियम, ये सारे कारण रहे थे
कि भारतीय लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और भारतीय शासक, सामंत, जमींदार यानी हर वर्ग के अंतर्गत अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गई और उनके मन में गुब्बार पैदा हो गया, जो 1857 की क्रांति के रूप में प्रस्फुटन हुआ। ये कारण रहे थे 1857 की क्रांति के। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा सामान्य जनता का आर्थिक शोषण किया गया, अकाल, बेरोजगारी, भूखमरी की समस्याओं पर अंग्रेजी सरकार उदासीन थी। उनको कोई मतलब ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। समाज की परंपरागत जो रीति रिवाज थी, उन पर आघात किया गया। जबरन धर्मांतरण, ये कारण बताए गए हैं कि लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। रीति रिवाज, जैसा कि मैंने बताया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह चालू किया, साथ में नर बलि पर रोक लगाई, पशु बलि पर रोक लगाई। लेकिन उस समय की यदि हम तत्कालीन स्थिति देखते हैं तो उस समय लोगों के मन में ये एक रीति रिवाजें थी और उनको ये मान्यताएं, वो उनको एक मान्यता समझकर ये कहे कि वो उनको अपना एक आदर्श मानते थे। और फिर विधवा पुनर्विवाह भारतीय लोग वैसे ही सहन नहीं कर पाते, तो इन सारी चीज़ों के कारण उनको लगा कि शायद ये गलत हो रहा है। आगे अपन देखते हैं उद्योग धंधों का। आज आपने विलियम बेंटिंग की आत्मकथा में सुना होगा और या पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ मैदानों में बिखरी पड़ी है, यानी यहाँ से जो रेशम का या सूती वस्त्र का जो उद्योग था उसको समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए ये लोग। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों में यही था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमें सुरक्षा दोगे। ये सहायक संधियाँ थीं। सामंतों के परंपरागत जो अधिकार थे या विशेष अधिकारों की अवहेलना होने लगी। आगे अपन बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य की पृष्ठभूमि। तो देखिए क्या कारण रहा था कि जिसके कारण यह 1857 की क्रांति एक अंगारे का रूप ले लिया, एक दहकती हुई अग्नि का रूप ले लिया। तो कारण क्या था कि पहले भारतीय लोगों को ब्राउन बेस बंदूक मिली हुई थी, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल मंगा ली गई। एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो क्रीमिया युद्ध में किया गया था इंग्लैंड के द्वारा, और इस क्रीमिया युद्ध में ये एक सफल राइफल साबित हुई थी। फिर एनफील्ड के 3 जगह प्रशिक्षण बनाए गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जनवरी 1857 में दमदम में, जो दमदम हवाई अड्डा था जिसका नाम परिवर्तन कर दिया, सुभाष चंद्र बोस के नाम से है, पश्चिम बंगाल में है, तो दमदम में इसका प्रशिक्षण शुरू किया। अब कंडीशन क्या होती है, इसमें एक अफवाह फैली कि ये जो एनफील्ड है राइफल है, इसमें गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई है, यानी कारतूस जो है उनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो कंडीशन देखिए, एक दिन क्या होता है, यहाँ बैरकपुर छावनी है पश्चिम बंगाल में, जिसमें 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे, जाति से ब्राह्मण था। एक दिन प्रातःकाल वह पूजा कर रहा था तो एक सफाई वाला वहाँ आता है और सफाई वाले ने एक ताना उसको दे दिया और क्या कहा कि आप तो यहाँ अपने धर्म कांडों में लगे हुए हो, जबकि आप खुद एक धर्म भ्रष्ट का काम कर रहे हो। आप गाय और सुअर से निर्मित चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से खोलते हो और यहाँ आप अखंड कर रहे हो। उसको लगा कि ये तो बात सही है गलत है, उसने जाकर मालूम किया तो हो सकता है ये अफवाहें थी या सच थी, वास्तविकताएँ थी, इन कारणों का भी पता नहीं लगा। वास्तविकता ये है कि हर जगह इतिहासकारों ने अलग अलग विषय वस्तु को लिखा है, लेकिन लेफ्टिनेंट बाग ने इससे कहा मंगल पांडे से कि बंदूक चलाओ, इसने मना कर दिया। 2-3 बार कहने के बाद में जब मना कर दिया तो मंगल पांडे ने बंदूक उठाई और लेफ्टिनेंट बाग को ऑन स्पॉट गोली चला दी। ये जो घटना थी, ये घटना थी 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और एक अन्य अंग्रेज अधिकारी को गोली मार। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी देने के बाद में, यानी ये एक ऐसा वीर था जिसने 1857 की क्रांति का एक बीज बोया था
और उस बीज को प्रस्फुटन होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, जो एक पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू हुई। क्रांति की जो शुरुआत थी, या ये कहें कि क्रांति जो शुरू होनी थी वो 31 मई 1857 को शुरू होनी थी। यानी क्रांति की शुरुआत 31 मई को होनी थी, लेकिन 10 मई 1857 को समय से पूर्व मेरठ में, जो कि यूपी में है, वहाँ क्रांति की शुरुआत हो गई। ये एक दुर्भाग्य भी रहा था कि समय से पूर्व क्रांति की शुरुआत होना, क्रांति की सुनियोजित तरीके से व्यवस्थाएं नहीं होना, क्रांति का नेतृत्व सही नहीं होना, ये सारी असफलता के कारण रहे थे। सामाजिक कारण में भी यदि हम देखते हैं तो एक दो कारण हैं। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में सर्वप्रथम रेल बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में चली थी। रेल के डिब्बों पर लिखा हुआ था, जो फर्स्ट श्रेणी के डिब्बे थे उन पर तो उनमें इंडियंस लोग ट्रेवल्स नहीं कर सकते थे। बाहर लिखा हुआ होता इंडियंस आर नॉट अलाउड। होटल और क्लबों में लिखा हुआ था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये सामाजिक अपमान था। आर्थिक कारणों को अपन देखते हैं तो कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाया गया। ये सारे 1857 की क्रांति के कारण थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें 1848 में सतारा को हड़प लिया गया, 1849 में जैतपुर और संभल को हड़प लिया गया, यानी राजा के संतान नहीं होने के कारण। 1850 में बाघाट को हड़प लिया गया, 1853 में नागपुर को, 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार आया है, खासकर प्री BSTC B.Ed में तो ये प्रश्न लगभग रख दिया जाता है कि कुशासन का आरोप लगाकर किसे हड़पा गया था। तो आपको याद रखना है अवध को हड़पा गया था। कुल मिलाकर बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अब अपन देखते हैं 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति के नियोजक कौन कौन से थे, कौन कौन व्यक्ति थे। तो देखिए, क्रांति के जो नियोजक थे वो नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, और एक थे अजीमुल्ला खां। ये क्रांति की योजना इन लोगों ने बनाई थी और क्रांति की शुरुआत इन्होंने करनी थी 31 मई को। लेकिन मैंने आपको बताया कि समय से पहले ही क्रांति की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब अपन बात करते हैं 1857 की जो क्रांति है उसके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और इसको रिटर्न वर्क करना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे देखिए, आगे अपन बात करेंगे कि राजस्थान के संदर्भ में 1857 की जो क्रांति थी, तो राजस्थान के संदर्भ की अपन बात कर रहे हैं। देखिए, अठारह की क्रांति के समय 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के प्रतीक 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में दो चीज़ों का चयन किया गया था, रोटी व कमल का फूल। कहीं कहीं पर चपाती भी लिखी हुई मिल जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपके दिमाग में यह आ रही होगी कि भाई रोटी और कमल का फूल ही चयन क्यों किया गया। टेलीग्राम सेवा भी तो चल गई थी उस समय, डाक सेवा भी चल गई थी। तो अगर डाक सेवा या टेलीग्राम सेवा से ऐसा कोई एक पत्र व्यवहार करते तो अंग्रेज़ों को पता लग जाता। अंग्रेज लोग जानते थे कि भारतीय लोग मिल बांट कर खाते हैं, तो जो रोटी थी वो तो जनता में यानी पब्लिक के बीच में क्रांति का कारण बनी, और कमल का फूल सैनिकों के बीच में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं
अब कंडीशन क्या होती है कि 10 मई 1857 की घटना है। देखिए, अपन एक तरफ बात कर रहे हैं भारत की स्थिति की, दूसरी तरफ अपन बात करेंगे राजस्थान की। भारत में क्रांति की शुरुआत मध्य से हो रही है। कब हो रही है? 10 मई 1857। राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत मध्य से होगी, और कब होगी? 28 मई 1857। यानी यहाँ मध्य से कहाँ से हो रही है? मेरठ से। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में। राजस्थान के मध्य की बात करें, राजस्थान का हृदय है अजमेर। यहाँ शुरुआत कहाँ से होगी? अजमेर। और अजमेर में भी कहाँ की बात करें अपन? नसीराबाद। नसीराबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत। आगे अपन बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें यहाँ क्या होता है कि 10 मई 1857 को मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से मना कर दिया। जब चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से मना कर दिया तो यहाँ लगभग कहा जाता है 85 सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। सैनिकों को बंदी बना लिया तो ये सैनिकों ने क्या किया? वहाँ के शस्त्रागार को लूटा, और लूटने के बाद में यहाँ से रवाना हुए, और 11 मई 1857 को जो दिल्ली में अंग्रेज़ों की सेना थी उस सेना को पीछे से घेर लिया, और दिल्ली पहुंचकर नारा दिया इन्होंने, चलो दिल्ली नारे के साथ में ये कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली में इस समय दिल्ली में जो मुग़ल बादशाह था उसका नाम था मुग़ल बादशाह, क्या नाम था उसका? बहादुर शाह जफर। वैसे बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह जफर इसको ये गज़लें शायरियाँ लिखा करता था, इसलिए नाम के आगे जफर लगाता था। तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्रांतिकारियों ने क्या घोषित कर दिया? सम्राट, भारत का सम्राट घोषित कर दिया। देखिए, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर का एक सेनापति था, वास्तविकता में नेतृत्व करता यही था जिसका नाम था बख्त खां। बख्त खां के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने और कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को बहुत परेशान किया। कहा जाता है कि इनको अपने ही राजमहल से निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। जब बहादुर शाह जफर को यहाँ से निकाल कर रंगून ले गए थे, रंगून की जेल में डाल दिया। इनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो एक अंग्रेज़ ने कहा, बहुत अच्छी लाइन है जो बहादुर शाह जफर की है, ये इनकी पंक्तियाँ आप पढ़ोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनकी जो पंक्तियाँ हैं वास्तव में मार्मिक तरीके से लिखी गई है। तो जैसे ही बहादुर शाह जफर अंतिम मुग़ल बादशाह था, हालांकि वृद्धावस्था में था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी क्रांति का नेतृत्व उन्होंने संभाला। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो एक अंग्रेज़ ने यानी एक शायर ने कहा कि दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर मयाम हो चुकी है शमशेर हिंदुस्तान की। जफर साहब जो थे उन्होंने इसको सुना तो वो क्या जवाब देते हैं, यानी उस अंग्रेज़ को क्या जवाब देते हैं कि हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इनकी कभी आप पंक्तियाँ पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इनकी पंक्तियों में मार्मिकता है।
जैसे इनको रंगून ले जाया गया तो रंगून में भी इन्होंने लिखा था, बर्मा जो थे, बर्मा में रंगून की जेल में डाल दिया। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इन्होंने कहा, क्या लिखते हैं अपनी कथा में, ये एक पंक्ति है उसके माध्यम से कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। कुए यार का मतलब वतन से है कि जफ़र कितना बदनसीब था जिसका जन्म जहाँ हुआ उस जगह उसको 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली, यानी मृत्यु के उपरांत उसको रंगून में ही दफनाया गया। अपन बात कर रहे थे 1857 की जो क्रांति थी, राजस्थान में शुरुआत जो हो रही है वो नसीराबाद से हो रही है। अब देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये मई का महीना चल रहा है और मई में क्या है, ग्रीष्म ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु के समय जो कार्यालय है वो कहाँ है भाई, आबू में, माउंट आबू में कार्यालय। ग्रीष्म ऋतु के समय जो कार्यालय है वो माउंट आबू में है। तो यानी यहाँ जो एजीजी था, मैंने अभी बताया 1857 के समय एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को ये 10 मई की घटना का पता चलता है 19 मई को। 19 मई 1857 को इसको पता चलता है भाई मेरठ में क्रांति हो चुकी। तो ये क्या कर रहा है, पत्र व्यवहार कर रहा है सभी राजाओं के साथ में और उनको याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है, सहायक संधियाँ याद दिला रहा है कि देखो, जब तुम्हारे ऊपर संकट आता है तो हम तुम्हारी सहायता करते हैं, अब हमारे ऊपर संकट आया है तो तुम हमारी सहायता करो। ये सहायक संधियों की जो शर्तें थी उसके अकॉर्डिंग ये पत्र व्यवहार कर रहा है। लेकिन कंडीशन है कि ये तो आबू में बैठा है, शुरुआत नसीराबाद से हो रही है। नसीराबाद सैनिक जो छावनी थी, देखिए अपना नसीराबाद सैनिक छावनी की बात करते हैं। पहले नसीराबाद सैनिक छावनी से पहले आप ये देख लीजिए कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी हैं। हालांकि ट्रिक्स वगैरह याद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक लिख लेना आप, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। सिंपल ट्रिक्स है। ऐसे एरिनपुरा, नी से नीमच, ने से नसीराबाद, ब्या से ब्यावर, दे से देवली, खे से खैरवा। ये आपको याद होनी चाहिए 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी। इसमें एरिनपुरा पड़ता है पाली में, नीमच पड़ता है वर्तमान एमपी में, उस समय राजस्थान में आता था मेवाड़ के अंतर्गत, नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर भी अजमेर में, देवली भी टोंक में और खैरवाड़ा उदयपुर में। यहाँ देखिए एरिनपुरा यानी ये जो पाली में पड़ता है, उस समय जोधपुर का शासक जो था, और ये इधर को अपन बात करें कहाँ का, मेवाड़ का। मेवाड़ का जो शासक था स्वरूप सिंह उदयपुर का जो शासक था, ये दोनों शासकों ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। वो अपने, अगर ये लोग अंग्रेज़ों की सहायता लगभग सबसे पहले तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने की थी, जिसको 41 टिब्बे परगने टिब्बे में दिए गए थे हनुमानगढ़ में। कुल मिलाकर इन लोगों ने, यानी भारतीय जो सामंत थे, भारतीय जो लोग थे, भारतीय राजा थे,
वो खुद स्वतंत्रता संग्राम से नहीं जुड़े थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तभी तो इनके बारे में एक पंक्ति जो मैंने लिखी है कि जो जख्म हुए फूलों से हुए कांटों से शिकायत कौन करे, जो दर्द दिया अपनों ने दिया गैरों से शिकायत कौन करे। कुल मिलाकर ये लोगों ने ही अपने भारतीय लोगों को यानी उनका विनाश करवाया था और अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो देखिए, हम 1857 की क्रांति की जो नसीराबाद से शुरुआत है वो अगले वीडियो में करेंगे और अच्छे तरीके से एक एक क्रांति के बारे में समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी आपको बहुत अच्छे और कंटेंट मिलने वाले हैं, एक से एक अच्छे कंटेंट मिलेंगे। धन्यवाद।